यह कहानी उस काले, बदबूदार, चिपचिपे तरल की जिसे हम बड़ी शान से काला सोना कहते हैं। सोना यानी दौलत, तरक्की और एक बेहतर भविष्य की चमक। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सोना नहीं बल्कि एक शराब है। एक ऐसा शराब जिसने देशों को आबाद करने के बजाय बर्बाद कर दिया, लाखों जानें ली, साम्राज्य बनाए और मिटा दिए। और आज भी इसी पल यह आपकी और हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। आप सुबह उठते हैं, गैस पर चाय बनाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, सब्जियों के बढ़ते दाम देखकर परेशान होते हैं और सोचते हैं कि यह बस महंगाई की समस्या है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के पीछे इसी काले सोने का हाथ है, जिसकी एक एक बूंद के लिए दुनिया में जंग छिड़ी हुई है। तो चलिए आज खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन्हें अक्सर हमसे छुपाया जाता है। आज हम देखेंगे इस काले सोने की असली खौफनाक कहानी। यह कहानी है लालच की, सत्ता की, साजिशों की और उस तबाही की जो इस काले सोने के पीछे चलती है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 170 साल पहले। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से एडविन ड्रेक नाम के एक शख्स ने जमीन के 70 फीट नीचे तक खुदाई की और अचानक धरती का सीना चीरकर एक फव्वारा फूटा। यह पानी का नहीं बल्कि गाढ़े काले तरल का फव्वारा था। यह इतिहास का पहला आधुनिक कमर्शियल तेल का कुआं था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खोज दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। शुरुआत में इस तेल को रिफाइन करके केरोसिन बनाया गया, जिसने वेल के तेल से जलने वाले महंगे लैंप की जगह ले ली और रातों को रोशन कर दिया। तेल सस्ता था और आसानी से मिल रहा था। अमेरिका में देखते देखते ऑयल बूम आ गया। पिटहॉल सिटी जैसे शहर जहां कभी 50 लोग रहते थे, तेल की खोज के बाद एक साल के अंदर वहां की आबादी 10,000 हो गई। 50 होटल खुल गए और शहर दिन रात जागने लगा। लेकिन यह चमक ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। जैसे ही तेल कम हुआ, शहर वीरान हो गया, एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया। यह इस बात का पहला संकेत था कि तेल की चमक अस्थायी नहीं होती। असली बदलाव तब आया जब कार्ल बेंज और रुडोल्फ डीजल जैसे आविष्कारकों ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन बना दिए। अब तेल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि रफ्तार के लिए जरूरी हो गया था। गाड़ियां, जहाज और मशीनें सब कुछ इसी काले सोने से चलने लगी। और जहां बेशुमार दौलत और जरूरत होती है, वहां गिद्धों की तरह मंडराने लगती है बड़ी ताकत है। जैसे जैसे तेल की मांग बढ़ी, इस पर कब्जा करने की होड़ और भी शुरू हो गई। यहां एंट्री होती है इतिहास के उन 7 सबसे ताकतवर तेल कंपनियों की, जिन्हें द 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इनमें थी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, रॉयल डच शेल और स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां। ये सिर्फ कंपनियां नहीं थी बल्कि अपने आप में सरकारें थी। 1970 के दशक तक ये 7 कंपनियां दुनिया के 85% तेल भंडार को कंट्रोल करती थी। इनका काम करने का तरीका सीधा था। दुनिया किसी भी गरीब या कमजोर देश में जाओ, वहां के शासकों को रिश्वत दो, डराओ धमकाओ और कौड़ियों के भाव उस देश के तेल के भंडार पर कब्जा कर लो। वो देश जहां की जमीन से अरबों खरबों डॉलर का तेल निकलता था, उसे मुनाफे का कुछ हिस्सा ही मिलता था, जबकि असली मलाई ये 7 बहनें और उनके पीछे खड़ी पश्चिमी सरकारें खा जाती थी। ये तेल का व्यापार नहीं बल्कि तेल की लूट थी। भारत में भी तेल की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। 1889 में असम के घने जंगलों में डिगबोई में अंग्रेजों को तेल मिला। कहा जाता है कि उनके हाथियों के पैरों पर एक काला चिपचिपा पदार्थ मिला और जब उन्होंने उस जगह खुदाई की तो तेल निकल आया। यहीं से नारा निकला, डिग बॉय डिग। लेकिन डिग बॉय और बाद में बॉम्बे हाई में मिले भंडार हमारी जरूरतों के लिए नाकाफी थे। असली खजाना मध्य पूर्व के रेगिस्तान के नीचे दबा था। 1908 में ब्रिटिश कंपनी ने ईरान में मध्य पूर्व का पहला बड़ा तेल का कुआं खोजा। यह खोज ईरान के लिए एक वरदान साबित हो सकती थी, लेकिन यह एक भयानक श्राप बन गई। यहीं से शुरू हुआ तेल के खूनी खेल का वो अध्याय जिसने मध्य पूर्व को आज तक जलती हुई आग में झोंक रखा है। यह कहानी है 1951 की। ईरान में एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मोहम्मद मोसद्देक। मोसद्देक एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने देखा कि
कि कैसे एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ईरान का तेल लूट रही थी और ईरान को उसके मुनाफे का सिर्फ 10 से 15% ही मिल रहा था। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने ईरान का तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसका नारा था, ईरान का तेल ईरानियों का है। यह ऐलान लंदन और वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में एक भूचाल की तरह आया। ब्रिटेन का साम्राज्य ईरान के तेल पर टिका था। उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन मौसदिक झुके नहीं। तब ब्रिटेन ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका को डर था कि ईरान कहीं सोवियत यूनियन के पाले में ना चला जाए, तो अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की M16 ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजैक्स। उन्होंने ईरान में प्रोपेगेंडा फैलाया, पत्रकारों, नेताओं और गुंडों को रिश्वत दी और सड़कों पर दंगे करवाए। और 19 अगस्त 1953 को उन्होंने प्रधानमंत्री मौसदिक की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जगह वापस ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी पर बैठाया गया, जो अमेरिका और ब्रिटेन की कठपुतली थे। शाह ने तुरंत तेल का कंट्रोल वापस उन्हीं विदेशी कंपनियों को सौंप दिया। एक देश ने अपने संसाधनों पर अपना हक जताना चाहा और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों ने मिलकर उसकी लोकतंत्र की हत्या कर दी। यह तेल के श्राप का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक उदाहरण था। इस घटना ने ईरान के लोगों के मन में अमेरिका के खिलाफ नफरत का जो बीज बोया, वो 1979 के इस्लामिक क्रांति के रूप में फूटा और आज तक दोनों देशों के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी जड़ है। ईरान की तख्ता पलट ने तेल पैदा करने वाले बाकी देशों को एक सबक सिखाया, अगर अकेले रहोगे तो मारे जाओगे। उन्हें समझ आ गया कि 7 सिस्टर्स और पश्चिमी ताकतों का मुकाबला करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। इसी सोच के साथ 1960 में OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, का जन्म हुआ। वेनेजुला, ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब इसके संस्थापक सदस्य थे। पहली बार तेल बेचने वालों ने अपनी एक यूनियन बना ली थी। OPEC की असली ताकत दुनिया ने 1973 में देखी। अक्टूबर 73 में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसे यौम किपुर युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया और उसे हथियार सप्लाई किए। जवाब में OPEC के अरब सदस्यों ने अमेरिका और उसके समर्थक देशों को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। इसे इतिहास का पहला तेल संकट, ऑयल क्राइसिस, कहा जाता है। नतीजा, दुनिया भर में हाहाकार मच गया। तेल की कीमत कुछ ही महीनों में 400% तक बढ़ गई। अमेरिका और यूरोप के पेट्रोल पंपों पर गाड़ी की मीलों लंबी कतारें लगने लगी। फैक्ट्रियां बंद होने लगी और पूरी दुनिया एक भयानक मंदी की चपेट में आ गई। यह पहली बार था जब दुनिया को एहसास हुआ कि उनकी तरक्की की गाड़ी की चाबी मध्य पूर्वी के शेखों की जेब में है। इसी संकट के बीच से एक और खतरनाक सिस्टम का जन्म हुआ, जिसने अमेरिका को दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक गुप्त डील की। डील यह थी, अमेरिका सऊदी राजघराने को हर खतरे से सैन्य सुरक्षा देगा। बदले में सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा। इसका मतलब यह था कि दुनिया के किसी भी देश में अगर सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने होंगे, क्योंकि सऊदी OPEC का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। तो बाकी देश भी इसी रास्ते पर चल पड़े। इससे अमेरिकी डॉलर की मांग आसमान छू गई। अब डॉलर सिर्फ सोने से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे जरूरी चीज तेल से जुड़ा हुआ था। यह अमेरिका का मास्टर स्टॉक था। अब अमेरिका जितना चाहे डॉलर छाप सकता था और पूरी दुनिया उसे खरीदने के लिए मजबूर थी। तेल के हथियार ने डॉलर को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब चलते हैं लैटिन अमेरिका। वेनेजुला एक ऐसा देश जिसे प्रकृति ने इतना दिया कि उसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में होना चाहिए था। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। 1970 और 80 के दशक में वेनेजुला तेल की दौलत में नहा रहा था। शानदार हाईवे, मॉडर्न शहर और एक खुशहाल मिडिल क्लास। लेकिन फिर श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सिर्फ तेल पर निर्भर हो गई। जब तक तेल की कीमतें ऊंची थी, सब ठीक था। सरकारें उस पैसे को सोशल वेलफेयर स्कीमों पर लुटाती रही।
बिना देश में कोई दूसरा उद्योग या हुनर विकसित किए उसे डच डिजीज या संसाधन का श्राप कहते हैं। फिर आया ह्यूगो चावेज का दौर। उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और उस पैसे से गरीबी हटाने का कार्यक्रम चलाया। लेकिन उन्होंने भी वही गलती की, अर्थव्यवस्था को तेल के अलावा किसी और चीज पर खड़ा करने की कोशिश नहीं की। जब 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी तो वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आज वेनेजुएला की हालत देखकर रूह कांप जाती है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठा यह देश आज दाने दाने को मोहताज है। दुकानों में सामान नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं, और लाखों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। एक समय अमीर माना जाने वाला देश आज दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। यह तेल के श्राप का एक जीता जागता, दिल दहला देने वाला सबूत है। तेल का श्राप सिर्फ आर्थिक बर्बादी या विदेशी हस्तक्षेप तक सीमित नहीं है। इसका एक और भयानक चेहरा है, पर्यावरण और समाज का विनाश। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है नाइजीरिया का नाइजर डेल्टा। नाइजर डेल्टा में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी तेल कंपनियां जैसे शेल और एनी दशकों से तेल निकाल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने पूरे इलाके को एक जहरीला नरक में बदल दिया। यहां हजारों बार तेल की पाइपलाइन से रिसाव हुआ है। लाखों बैरल कच्चा तेल नदियों, खेतों और जंगलों में फैल गया है। नतीजा, यहां की नदियां जहां कभी मछलियां होती थी, आज उनमें तेल तैरता है। खेत बंजर हो गए हैं, पीने का पानी जहरीला हो चुका है। यहां के लोगों की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई है। उनके रोजगार के साधन छीन लिए गए हैं। जब स्थानीय लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कंपनियां और सरकार मिलकर उन्हें कुचल देती है। कंपनियां कहती है कि यह चोरी और तोड़फोड़ की वजह से होता है, जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि कंपनियां पुरानी और खराब हो चुकी पाइपलाइनों को नहीं बदलती। इस तेल ने नाइजीरिया की सरकार को अरबों डॉलर दिए हैं, लेकिन उस पैसे ने सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, जबकि नाइजर डेल्टा के लोग गरीबी और बीमारी में जीने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके को साफ करने में 30 साल और अरबों डॉलर लगेंगे। यह विकास नहीं, यह विनाश है, जो काले सोने के नाम पर किया गया है। इस पूरी वैश्विक विरासत पर भारत कहां खड़ा है? भारत दुनिया में चीन के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी तरक्की, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ आयात किए हुए तेल पर निर्भर है। हम अपनी जरूरत का लगभग 88% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं। इसका मतलब है कि जब भी मध्य पूर्व में कोई संकट होता है, तब भी ओपीईसी तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करता है। या जब भी रूस यूक्रेन जैसा कोई युद्ध छिड़ता है, तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। तेल के दाम बढ़ते हैं, हमारा आयात बिल बढ़ता है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है और देश में पेट्रोल, डीजल से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है। हमारी मजबूरी यह है कि इस खेल में हम एक खरीदार हैं, खिलाड़ी नहीं। हम कीमतें तय नहीं कर सकते, हम सिर्फ बढ़ी हुई कीमतें चुकाने के लिए मजबूर हैं। सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर कुछ समय के लिए राहत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हम भू राजनीतिक तनावों के प्रति बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। जब तक हम तेल पर अपनी यह निर्भरता कम नहीं करते और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से नहीं बढ़ते, तब तक हमारी आर्थिक संप्रभुता इस काले सोने की गुलाम बनी रहेगी। तो सवाल फिर वही है, क्या तेल वाकई सोना है या यह एक ऐसा जहर है जिसे दुनिया धीरे धीरे पी रही है? कहानी शुरू हुई थी पेंसिल्वेनिया के एक कुएं से, और आज यह पूरी दुनिया में युद्ध, लालच, भ्रष्टाचार और तबाही का जाल बुन चुकी है। इसने लोकतांत्रिक सरकारों को गिराया, देशों को भिखारी बनाया और अनगिनत इंसानी बस्तियों को जहरीला बना दिया। इसने कुछ लोगों को बेशुमार दौलत दी, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी और भविष्य से चुकाई है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उसकी जड़ में भी यही फॉसिल फ्यूल, यही तेल है। यह एक ऐसा श्राप है जो ना सिर्फ इंसानों को बल्कि इस पूरी धरती को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। सवाल यह नहीं कि तेल कब खत्म होगा, असली सवाल यह है कि तेल हमें कब खत्म करेगा। इस काले सोने ने हमारी दुनिया को बनाया है,
लेकिन अब यही इसे तबाह कर रहा है। इस श्राप से मुक्ति का एक ही रास्ता है, इस पर अपनी निर्भरता खत्म करना। लेकिन क्या बड़ी ताकतें, बड़ी कंपनियां और हम खुद इस नशे की लत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या तेल एक वरदान है या अभिशाप? क्या हम कभी इस काले सोने की गुलामी से आजाद हो पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट पे जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही अनकहे इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल प्राइम माइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।